वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वन लाइनर के रूप में, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न में कितना स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अभी भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। तो बताइए कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा अभी भारत में जो दास्ता था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये था 1833 का अधिनियम। ठीक है, 1833 यानी कि चार्टर अधिनियम या 1833 का जो अधिनियम था इसमें दास्ता जो था, दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में इसके एक अन्य नाम से भी इसको पूछा जाता है कि सेंटा हेलिना अधिनियम में किस चीज को समाप्त कर दिया गया था, भारत में से किस चीज को समाप्त कर दिया गया था। तो सेंटा हेलिना में भी यही है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है 1833 अधिनियम का। ठीक है, और इसमें भी जो होता है दास्ता को समाप्त करा गया था, यानी कि इसको एक अन्य नाम इसका क्या है, सेंटी हेलिना इसका एक अन्य नाम भी है। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। क्या करा गया था, भारतीय प्रशासन का जो है केंद्रीकरण कर दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध है शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था। तो बताइए, एलोरा में जो प्रसिद्ध है शिव मंदिर का निर्माण ये किस शासक ने किया था। तो ये जो किया गया था वो किया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इनके द्वारा किया गया था। देखिए, इनको भी एक अन्य नाम से बुलाया जाता था। वो उनका क्या, ये इनका क्या नाम था, कृष्ण राज। क्या कहा जाता था इन्हें, कृष्ण राज भी इन्हें कहा जाता था। 1756 में इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था। क्लियर है, ये शासक लगभग 1756 ईसा में थे ये, और कृष्ण राज से इनको अन्य नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इन्होंने ही एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई है। बताइए, किस काल को माना जाता है कि उसमें कृषि समुदाय जो था उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा कौन सा काल था, ऐसा कौन सा पीरियड था। तो ये जो था वो था नवपाषाण काल। कौन सा था, नवपाषाण काल जो था। इसमें यह कहा जाता है कि इसमें जो है कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। ये करीबन आज से 6000 से लेकर 7000 साल पहले की घटना है। नवपाषाण काल उस समय चलता था, और इसकी जो संज्ञा दी, नवपाषाण संस्कृति की जो संज्ञा दी वो दी थी 3000 वर्ष पूर्व पहले ही दे दी गई थी जॉन लुबक के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन लुबक के द्वारा जो है ये दी गई थी। क्लियर है, और इसी काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी, ये कहा गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजतरंगिणी में किस राजाओं का इतिहास है। बताइए, जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें किस राजाओं का इतिहास बताया हुआ है। तो इसमें जो है कश्मीर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कौन से राजा थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां, कैसे राजा, उनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो किस में मिलती है, वो मिलती है राजतरंगिणी में। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो कि राजाओं की केवल अच्छाइयां ही नहीं, इसमें राजाओं की बुराइयों के बारे में भी जितनी अच्छाइयां बताई गई हैं उतनी बुराइयां भी बताई गई हैं। नहीं तो ज्यादातर पुस्तकों में राजाओं को बड़ा चढ़ाकर ही बताया जाता है, लेकिन इसमें जितना उनको बताया गया है, पहले तो सटीक बताया गया और उनके बारे में जो उनकी बुराइयां थी उनको भी इस पुस्तक में बताया गया है। इसको कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है, देखिए इसका अर्थ यही होता है कि राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास। ठीक है, क्या होता है, राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास इसका होता है। इसकी रचना कल्हड़ ने 1148 से लेकर 1150 के बीच हुई थी, ये कहा जाता है। कब हुई थी, 1148 से लेकर 1100 कब 50 में माना जाता है। क्लियर है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर का इतिहास है। और राजतरंगिणी का अर्थ मैंने आपको बता दिया, राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ही जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है जो एसी वोल्टेज होता है ना उसको स्टार्टअप डाउन करना। क्या होता है, एसी वोल्टेज को स्टार्टअप डाउन करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। बताइए, जो चेचक था उसके टीके का विकास किसने किया था। तो चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने इस चेचक के टीके का जो है विकास किया था, यानी कि जो इसकी वैक्सीन तैयार करी वो एडवर्ड जेनर ने करी थी। और कब करी थी, ये करी थी 1976 में। कब करी थी, 1976 में याद करी थी। इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है? ठीक है, तो अभी जो है हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में जो सहायक माना जाता है वो माना जाता है सेरोटोनिन। किसको? सेरोटोनिन को माना जाता है। क्लियर है? किसी से बात करके तनाव को कम करना, उससे तनाव कम नहीं होता है, बल्कि सेरोटोनिन जो होता है इससे तनाव कम होता है। तो हार्मोन जो तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है वो सेरोटोनिन माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? बताइए कब किया था? तो ये जो किया गया था 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। अब इस क्वेश्चन को कराने का जो तात्पर्य यानी कि महत्व है वो यही है, राष्ट्रीय गान का अर्थ बताइए। क्या है राष्ट्रीय गान का अर्थ? कभी सुना है राष्ट्रीय गान का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय गान का जो अर्थ है वो होता है जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। ठीक है, ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया? 1952 में। आपको पता है, आपने बता दिया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये भी आपने बता दिया। क्लियर है? लेकिन अब पूछता है राष्ट्रीय गान का अर्थ बताइए। तो क्या होता है? जन गण के मनों के उस अधिनायक को जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? बताइए ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें यह बताया गया कि भैया दल बदल किया जा सकता है, यानी कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है? तो ऐसी कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें यह कहा गया है कि दल बदल से संबंधित कानून इसमें हैगा। अच्छा, अब बात आती है दल बदल कानून होता क्या है। देखिए, दल बदल कानून ये होता है कि मान लीजिए किसी विधायक ने किसी दल में रहकर टिकट जीता। क्लियर है? टिकट जीतने के बाद उसने क्या करा, जब वहां से वो निर्वाचित हुआ वो सीधे चला गया किसी दूसरी पार्टी में, तो ये कहलाता है दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल इसी को कहा जाता है और इसी पे जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। पेरू और किस देश के बीच टीटीकाका झील स्थित है? बताइए टीटीकाका झील ये पेरू और किस देश के बीच स्थित है? तो ये बोलिविया के बीच स्थित है। क्लियर है? पेरू और बोलिविया के बीच है टीटीकाका झील। देखिए, ये जो टीटीकाका झील है ये 95 मील लंबी है। कितना? 95 मील लंबी है और 35 मील चौड़ी है। याद रखिएगा। क्लियर है? 95 मील क्या है? एक तो ये 95 मील लंबी है। क्लियर हो गया? 35 मील क्या है? 35 मील ये चौड़ी भी है। क्लियर है? और अब इसको एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील? तो टीटीकाका झील है। ठीक है, कौन सी है? टीटीकाका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, ध्यान से समझिएगा। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? बताइए। तो लगभग की, अब यहाँ पर देखिए वर्डों का यूज देखिए। अब यहाँ पर अगर लगभग आपसे पूछेगा तो आंसर बनेगा 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम होता है। क्लियर है? तो लगभग की बात कर रहा है तो 150 ग्राम है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि बताइए गुर्दा यानी कि पुरुष के अंदर गुर्दे का भार कितना होता है, तब आप यहां पे बोलेंगे कि 125 से लेकर कितना होता है? 125 से लेकर 170 होता है। क्लियर है? आंसर यही सही बनेगा अगर पुरुष का पूछ ले। और अगर क्वेश्चन फिर घुमा के महिला के बारे में पूछ ले तो आप बोलेंगे कि भैया 115 से लेकर 155 होता है। क्लियर हो गया? कितना होता है? 115 से लेकर 155 होता है। क्लियर है? और लगभग की अगर बात करें तो 150 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? बताइए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये किया गया था भीम सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? भीम सेकंड के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। और कब किया गया था? 1178 में। ठीक है, इस समय 1178 इस समय जो है इनको पराजित किया गया था भीम सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मकबरे में पहली बार गुंबदों का प्रयोग किया गया था? बताइए, गुंबदों का जो प्रयोग है ये किसके मकबरे में सबसे पहली बार किया गया था? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। ठीक है, यानी कि अलेक्जेंडर लोदी, सिकंदर मोदी जो था उसके मकबरे में गुंबदों का प्रयोग किया गया था। गुंबद मतलब जो ताजमहल का ऊपरी वाला देखा होगा ना आपने, जो ऊपरी का हिस्सा है उसको बोलते हैं गुंबद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन ये भी आता है, ये बताइए चार बाग जो पद्धति है उसका प्रयोग पहली बार किसके मकबरे में हुआ था? तो वो हुमायूं में हुआ था। किस में हुआ था? हुमायूं में। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ये कहता है
पहली बाघ युक्त मकबरा किसका था? बताइए, पहला बाघ युक्त मकबरा किसका मकबरा है? तो वो भी सिकंदर लोदी का ही मकबरा है। क्लियर है? किसका है? सिकंदर लोदी का ही मकबरा है। 3 क्वेश्चन बन गए। पहली बार गुबंद का प्रयोग किसने किया था? बताइए, किसके मकबरे में? लोदी के मकबरे में। 4 बाघ पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में। अच्छा, भारत में पहला बाघ युक्त मकबरा किसका? सिकंदर लोदी का। अब और इसी के साथ ये भी समझ लीजिए कि इस मकबरे का, यानी कि जो सिकंदर जो मकबरा है, उसको ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, हाँ, जो बाघ युक्त मकबरा है ना उसका, सिकंदर लोदी का, उसे क्या माना जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स बताइए रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो ये अपने देश भारत में स्थित है। सबसे ज्यादा सहकारी संस्थाएं यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, यानी कि उनको बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है वो बेंजोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? बेंजोइक अम्ल जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और यही अम्ल का जो प्रयोग है, ये चटनी में, सॉस में, अचार को भी इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दीर्घकालीन समय यानी कि लंबे समय तक के लिए ये खराब ना हो ये चीजें, इसीलिए इसी अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए भी यही जो अम्ल है उसको प्रयोग में लाया जाता है। बेंजोइक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, कौन सा एक और मुख्य का स्रोत है? कि कार्बोहाइड्रेट तो ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा और कौन सी चीज? तो वो है वसा। क्या होती है? वसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत वसा भी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? बताइए, जो नवजीवन समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब आता है गांधी जी ने इसके साथ साथ और मतलब इसको कब किया था? तो इसका जो संपादन है, यानी कि इस पत्र का जो संपादन है वो 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, साप्ताहिक अखबार नवजीवन का प्रकाशन इन्होंने शुरू कर दिया था। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है साप्ताहिक हिंदी नवजीवन तथा इसके साथ साथ एक और था, उसका नाम था हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र का भी जो है संपादन इन्होंने किया था। किसका? हरिजन सेवक। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंस है। अजमेर के अंदर ये जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताइए, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें कृत्रिम उपग्रह में क्या होता है उसका स्रोत? तो सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल होता है। याद रखिएगा, सोलर सेल जो होती है वो क्लियर इसमें होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत यही क्या होता है? यही होता है। क्लियर। वही टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? बताइए, जो टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर है टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखिएगा, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन में केवल क्या होता है? बताइए, ओजोन में क्या पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओजोन के बारे में। ओजोन में जो है ऑक्सीजन भी जो है, केवल ऑक्सीजन जो इसमें होता है। क्लियर है। अब देखिए, ओजोन किस तरीके से, ओजोन लेयर होती है यानी कि ओजोन परत जो होती है वो किस तरीके से हमारे जीवन में कह लीजिए, वायुमंडल में कह लीजिए, किस तरीके से भूमिका निभाती है अपनी। देखिए, ओजोन परत जो है वो वायुमंडल में एक रक्षा कवच का कार्य करती है, जबकि निचले वायुमंडल में बात करें तो ओजोन जो है वो प्रदूषक हानिकारक गैस मानी जाती है। क्लियर है। लेकिन हम बात अगर समताप मंडल में करें तो समताप मंडल में जो स्थित ओजोन है वो इतनी बड़ी भूमिका निभाती है कि जो परिवैगनी किरणें आती हैं, कहां से? परिवैगनी किरणें जब सूरज से निकलती है तो उन जो हानिकारक परिवैगनी किरणें होती है ना, उनके विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व अवशोषित कर समस्त भूमंडल के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। क्लियर है। यानी कि हमारे पृथ्वी में उस परिवैगनी किरणों को पहुंचने से पहले ही ये उसे ऊपर ही ऊपर जो है रोक लेती है। क्लियर है। और वही वायुमंडल में इसको फैला देती है। तो अगर ये परिवैगनी किरणें मान लीजिए अगर आती है, अगर जैसे कि ओजोन लेयर जो है ये हमेशा घटती जा रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी ये लुप्त हो गई तो क्या होगा? जो परिवैगनी किरणें वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी और उसके आने से ये होगा, जो त्वचा का कैंसर होता है, जो स्किन कैंसर होता है, वो उसके केसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परिवैगनी किरणें, जो परिवैगनी किरणों को जो रोक देती है ओजोन परत। ठीक है। अगर ये ना रोके तो जो त्वचा का जो कैंसर होता है वो व्यक्ति को ज्यादा तेजी से होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्व अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? बताइए कौन सी थी?
तो ये आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा थी। और इसके जो निर्देशन किया था वो किसने किया था? ईरानी ने किया था। किसने किया था? ईरानी ने किया था। ये पहली फिल्म थी जो साउंड फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज थी। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। बताइए मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या होता है, कि किससे किया जाता है? तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए अध्ययन से और अध्ययन के साथ साथ जो कंट्रीज से होते हैं, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो ऐसी कंट्रियों की राजधानी आप याद रखिए जो आपको पता ही ना हो। ठीक है, बहुत ही मतलब छोटी छोटी कंट्रियां होती हैं, वो आप मैप में ढूंढिए, आप गूगल पे ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी। क्लियर है, और नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में तो कराता हूँ हर बार। इस बार मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि आपको जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन बता दो, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया काफी बार। तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एपीकल्चर, इसमें क्या होता है, इसमें जिन एपिस में मधुमक्खी होती हैं, देखिए मधुमक्खियां भी जो होती हैं, एक होती है जो शहद वाली मधुमक्खियां और एक होती है डंक मारने वाली, और कुछ मधुमक्खियां होती हैं जिनमें शहद डंक दोनों होता है, लेकिन एक मधुमक्खी होती है शहद देती है लेकिन डंक नहीं होता, तो उनमें भी ये सारी मधुमक्खियों का अध्ययन ही एपीकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा इतनी सी बात को बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस जिले में ओसिया पंचायती समिति है? बताइए ओसिया पंचायती समिति ये कहां पर है? तो ये जो है जोधपुर के अंदर, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ही जूट उत्पादक इतना क्यों होता है, यानी कि जूट जो है ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए जूट जो होता है इसकी फसल को तैयार होने में 20 से लेकर कितना 20 से लेकर 40 डिग्री का तापमान चाहिए, जो कि तापमान जो है वो गर्म और उच्च अर्ध जलवायु का होना चाहिए। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान। इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो जूट उत्पादक होता है ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो यहीं पर होता है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाखाया मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए कामाखाया मंदिर ये कहां पर है, भारत के किस राज्य में स्थित है ये? तो ये जो स्थित है वो असम, भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम के पास है गुवाहाटी, गुवाहाटी से करीबन 8 किलोमीटर दूर ये मंदिर मिलता है, मंदिर स्थित है मतलब। ठीक है, कितना असम से करीबन असम के पास गुवाहाटी है, गुवाहाटी से फिर 8 किलोमीटर दूर, कितना 8 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये मंदिर स्थित है। ये जो है देवी सती का मंदिर है, देवी सती का मंदिर पहाड़ी पर बना है। यहाँ पर देवी सती का मंदिर है और ये पहाड़ियों पर बना हुआ है। ये मंदिर के अंदर जो देवी सती की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है वो 8वीं से लेकर, कब 8वीं से लेकर 17वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, कब 8वीं से लेकर 17वीं सदी में जो है इसका इतिहास, यानी कि इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ये कहा जाता है। तो याद रखिएगा कामाखाया मंदिर जो है भारत के असम में स्थित है। तो ये है आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। आपको क्वेश्चन यही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे हैं प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर, और आपने स्कोर कितना किया वो भी आप मुझे कमेंट में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही डेली तो करंट अफेयर्स के लिए साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी जो है इसमें इस चैनल पर आपको मिल जाती है, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जितने मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए ना, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आप सर्च करिए, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को जरूर मिल जाएंगे। क्लियर है, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलेगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली मेंबर, ग्रुप, फ्रेंड जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उसमें ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की करंट अफेयर्स की वीडियो ना देखी हो तो उसको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।